Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. ओके, तो आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और आपका टॉपिक बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले उसको खत्म कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो एक कीवर्ड देखेंगे हम, विद, ठीक है। विद इज अ कीवर्ड, तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने से पहले क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल को ओपन किया, ठीक है। मैंने एक फाइल को ओपन किया है, चलो ठीक है। एक फाइल को ओपन किया जिसका नाम है a.txt, ठीक है। एंड आई वांट टू ओपन द फाइल इन राइट मोड। राइट मोड में फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, आपने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है, आप राइट कर सकते हो। तो मैंने राइट करने की कोशिश की, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक राइट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो GLA, ठीक है। है या कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो मिस हो रहा है? क्लोज। क्लोज, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे क्लोज करना मस्ट है, क्लोज हमने नहीं किया है, वही मिसिंग है, बिल्कुल ठीक है। मान लो क्लोज नहीं करता हूं तो होता क्या है, ये मैंने आपको दिखाया भी था। अगर नहीं देखा है तो एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ। कुछ नहीं होगा, फाइल बन जाएगी बस। यस, फाइल बन जाएगी, एग्जैक्टली, एम्प्टी फाइल। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हो ये मैंने p.py, मैंने इसको रन किया तो प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, ठीक है। प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगी। अब मैंने इस फाइल को ओपन किया a.txt, तो ये कंटेंट हमें दिखेगा नहीं। तो देखो ये कंटेंट हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है कि हमें फाइल को क्लोज करना जरूरी है। अगर मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं तो ये चीजें आपको दिखेंगी। तो देखो अब मैं दोबारा से प्रोग्राम रन करूंगा क्लोज लगाकर, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। तो अब मैं अगर फाइल को खोलूंगा तो हमें दिखाई देगा। तो देखो GLA अब आ चुका है, बिल्कुल। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्लोज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोज को यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि क्लोज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्लोज करना भूल जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं भूलते हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो फिर इस तरीके से दिक्कत आने लगती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक कीवर्ड आता है विद कीवर्ड। ये क्या करेगा, ये फाइल को ओपन ही करेगा, ये भी फाइल को ओपन करेगा। तो सिंटेक्स क्या है, पहले तो मैं ओपन का सिंटेक्स बता रहा हूं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट लिखा है, उसी को मैं यहाँ पे बदलूंगा, ठीक है। तो बदलेंगे कैसे, तो बदलने का बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पे विद कीवर्ड लगाना है और जिस ऑर्डर में ये लिखा है उसके उल्टे ऑर्डर में लिखना है। यानी कि पहले वेरिएबल का नाम है, फिर इक्वल टू है, और फिर आपने ओपन किया है। और यहां पे जब हम लिखेंगे तो उल्टा करेंगे। तो पहले ओपन करेंगे, तो मैंने इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे ओपन किया। फिर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू की जगह पर लिखेंगे हम एज, इक्वल टू की जगह पर लिखेंगे एज, और फिर हमारा क्या है FP, तो फिर लिख देंगे हम FP। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा सिंटेक्स है, बहुत आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। तो विद पहले लगा देना है, बाकी सब उल्टा लिखना है, इक्वल की जगह एज लगा देना है, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव टू पुट कॉलन, फिर आपको कॉलन लगाना है, ठीक है। फिर आपको कॉलन लगाना है, ठीक है। कॉलन लगा दिया हमने, ठीक है, कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद आपको अच्छे से पता है कि जहां पर भी कॉलन लगता है वो क्या होता है, इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होने वाला होता है,
ठीक है, इट मींस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कॉलन के बाद एंटर किया, आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे इंडेंटेशन के साथ ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन के साथ आया। अब यहाँ पे मैं जो मर्जी हो वो लिख सकता हूँ, क्योंकि ब्लॉक है, जो मर्जी हो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये हमने किया क्यों, ये ऐसा कर क्यों रहे, ये ब्लॉक आया, ब्लॉक हमने कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो मर्जी हो वो लिख देंगे हम। ठीक है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट किसका था, ये रिप्लेसमेंट था ओपन करने का। ये जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है इसका रिप्लेसमेंट था। तो मैं फर्स्ट लाइन को मैं बदल देता हूँ, इस लाइन को हटाकर मैं ये लाइन लिख देता हूँ। तो मैंने ये लाइन लिखी, तो इसको मैं ले गया ऊपर, ये लाइन मैंने लिख दी। अब ओब्वियसली बाकी की लाइंस वैसे की वैसी रहेंगी, तो बाकी की लाइंस वैसे की वैसे ही, लेकिन आएगा इंडेंटेशन के साथ, क्योंकि अब आ रहा है ब्लॉक, क्योंकि अब ब्लॉक में है, तो मैंने लिखा इंडेंटेशन के साथ। तो बाकी चीजें मैंने ही नहीं बदली। अब इसका फायदा क्या है, इस विद स्टेटमेंट का फायदा, इस विद स्टेटमेंट का यही फायदा है कि आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नाउ माय प्रोग्राम इज डन, मेरा प्रोग्राम हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैं कंटेंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये कंटेंट हम पहले लिख चुके थे, तो मैं थोड़ा सा बदल देता हूं जिससे देखने में लगे कि हाँ बदला है या नहीं है। ठीक है, तो पाइथन और मैंने लिख दिया है, मान लो ऐसे ही डेली लिख दिया, पाइथन डेली। ठीक है, सो इन दिस केस देयर इज नो नीड टू क्लोज द फाइल, आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को जब रन कराऊंगा तो देखो ये परफेक्टली रन होगा, और यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया है तब भी ये कंटेंट राइट करेगा। तो देखो पाइथन डेली आ चुका है, पाइथन डेली आ चुका है। ठीक है, क्लोज अभी भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि फाइल क्लोज नहीं हुई है, फाइल क्लोज हुई है, फाइल क्लोज हो चुकी है, लेकिन हमने नहीं की, किसने की है, ये विद ने की है। ये विद नाम का जो कीवर्ड है ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फाइल को क्लोज कर देता है। इस फाइल को इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग विद कीवर्ड। आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज करो, चाहे पहले वाला चाहे ये यूज करो, फाइल को ओपन करने का तरीका है। एडवांटेज यही है कि यहाँ पे फाइल को क्लोज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं वो ज्यादातर विद कीवर्ड का यूज करते हैं। और कोई भी अगर आपको अगर जज करना चाहता है कि भाई इसे कितनी नॉलेज है, तो अगर आप विद कीवर्ड लगा के अगर ओपन करते हो तो उस सामने वाले को भी लगता है कि हाँ इसे नॉलेज, एक्चुअल में इसे नॉलेज है। ठीक है, तो विद का यूज क्या है, विद का यूज यही है कि हम फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विद कीवर्ड। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं एक दो एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हम एफपी फंक्शन एफपी यूज कर रहे थे, उसमें बहुत सारे फंक्शन थे, जैसे रीड फंक्शन मैंने यूज किया, fp.read, ठीक है, साइज fp डॉट, कोई भी फंक्शन आप यूज करो fp के साथ ही यूज करोगे, कोई भी फंक्शन यूज करो आप fp के साथ ही यूज करोगे, fp के बिना यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो fp रीड लाइन, ऐसे fp डॉट राइट स्ट्रिंग, fp डॉट राइट लाइन्स, कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने यूज किया fp डॉट टेल, फिर fp डॉट सी, सब fp से ही कॉल कर रहे हैं, और फिर हम लास्ट में fp डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शंस है, सब में पैरेंथेसिस लगी है, ये भी पैरेंथेसिस 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 पैरेंथेसिस, सारे के सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, मतलब जिसमें पैरेंथेसिस नहीं होती, जैसे कौन सा है, जैसे नेम है, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी नेम आ रहा है, आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नेम आ रहा है, इसके ऊपर मोड आ रहा है, तो मोड भी हमारा होता है। ठीक है, तो fp डॉट नेम, fp डॉट मोड, fp डॉट क्लोज्ड, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, तो होता क्या है इनसे, क्या होता है इनसे, तो देखते हैं क्या होता है इससे। ठीक है, देखो मैं यूज करता हूं, मैंने फाइल को ओपन किया, fp इक्वल्स टू ओपन, फाइल को मैंने ओपन किया, a.txt को मैंने रीड मोड में ओपन कर लिया, रीड मोड में मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, रीड मोड में ये ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ बस। ठीक है, इनको प्रिंट कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इससे होता क्या है। ठीक है,
पहले मैं प्रिंट लिख देता हूँ उसमें, मैंने ये प्रिंट लिख दिया। अब इससे होता क्या है, fp.new, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अगेन द नेम इटसेल्फ सेज fp.name विल गिव यू द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। fp.name आपको फाइल का नाम बता देगा जिसको fp रेफर कर रहा है, fp जिस फाइल को रेफर कर रहा है उसका नाम ही बता देगा। अच्छा, ये होता क्यों क्यों यूज करते हैं, मतलब सर ए, मतलब a.txt, पूरा a.txt, ये क्या दे देगा, a.txt दे देगा आपको, ठीक है। अभी करते क्यों है, अब देखो अभी तो चलो आप एक फाइल खोल रहे हो, मान लो आप एक और ऐसा सर फाइल किस टाइप की खोल सकते हैं, बस टेक्स्ट फाइल या फिर और कोई भी? कोई भी फाइल जिसमें कैरेक्टर्स हो, कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे, ठीक है, ऐसी फाइल फिर तो हम सर खोल सकते इमेज भी खोल सकते हैं। हैं। इमेज भी हम खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं खोलते, इमेज भी खोल सकते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं इमेज फाइल खोल के आपको दिखाऊंगा, लेकिन कंटेंट आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो क्या कैसे है दिखा देगा? ना, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, तो देखो उसको भी मैं खोल के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन फाइल हैंडलिंग का देखो, ये फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट बना है, चाहे सी प्रोग्रामिंग में है, चाहे जावा में है, चाहे पाइथन में है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था भाई, ये कॉन्सेप्ट बनाया क्यों क्यों बनाया, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, देखो कोई भी डेटाबेस को परमानेंट स्टोर करना है, कोई भी डेटा को क्या करना है, परमानेंट स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता था कि जहां हमें डेटा चाहिए परमानेंटली स्टोर, ठीक है, परमानेंट स्टोर हो जाए। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास आज भी, पहले भी जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, और आज भी अगर कभी भी हम बात करेंगे परमानेंट स्टोर की, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं फाइल में स्टोर करूं, या मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करूं, ठीक है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करूं, जिसमें आपने नाम सुना होगा ओरेकल का, ठीक है, माई एसक्यूएल का, ठीक है, और एसक्यूलाइट, ठीक है, एसक्यूलाइट चलता है। इनके अलावा बहुत सारे डीबी2 है, डीबी2 यूज कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, ये है, मोंगो डीबी आजकल चल रहा है, मोंगो डीबी, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस को डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये सॉफ्टवेयर परमानेंट स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो, डेटा बहुत बड़ा हो, और उस डेटा पे हम ऑपरेशंस बहुत करते हो, मतलब हमें डेली बेसिस पे कभी ये क्वेरी रन करनी है, कभी ये क्वेरी, क्वेरी का मतलब है कभी हम ये रिजल्ट पता करना चाहते हैं, कभी हम ये पता करना चाहते हैं, कभी हम ये पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। फाइल हम कहां पर यूज कर सकते हैं, फाइल हम ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पर हमें क्वेरी वगैरह रन नहीं करनी है, मतलब क्वेरी का मतलब है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई मेरा स्टूडेंट, जैसे आप कहते हो ना कि आप क्लास एडवाइजर को बोलते हो कि सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये आ रहा है सॉफ्टवेयर में, पोर्टल पे ये शो कर रहा है, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये कर दीजिए, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नंबर क्लास एडवाइजर जाके, ठीक है, पोर्टल ओपन करके आपका कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर देता है। फिर आप कहते हो कि मेरा एड्रेस चेंज कर दो, एड्रेस चेंज कर देते हो, तो ये चेंज कराते हो। तो चेंज कराने का मतलब क्या है, आपका डेटा परमानेंट स्टोर है, आपका डेटा भी, डेटा कहीं जाता है, आप 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो, 4 साल रहो, डेटा आपका हमेशा के लिए है, ठीक है, जब तक वो डिलीट नहीं करेंगे, तो डेटा परमानेंट स्टोर है एक तो। दूसरा, आपका डेटा चेंज भी कर रहा है, क्लास एडवाइजर चेंज भी कर रहा है, तो कैसे चेंज कर रहा है, तो उसमें चलती है क्वेरी, क्वेरी चलती है, तो उसमें से ये कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डेटाबेस पैकेज यूज कर रहे हैं, और उसमें क्वेरी रन करती है। तो ऐसी चीजों के लिए हम ये काम करते हैं। लेकिन जहां पर डेटा हमारा कम है, ठीक है, और हमें क्वेरी रन नहीं करनी है, बस हमें वो टेक्स्ट पढ़ना है, हमारा टेक्स्ट पढ़कर आ जाए बस, बाकी तो हम अपनी कोडिंग लगाएंगे, बस कंटेंट हमारे पास फाइल से आ जाए हमारे कोड के अंदर। हम अभी तक कर क्या रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, हम फाइल से कंटेंट अपने कोड में लेकर आ रहे हैं। तो एक बार अगर कोड में आ गया फिर तो हम काम कर ही लेंगे, ठीक है। तो वो काम करना है। अब उसमें क्या है, उसमें हम कोई ऐसी बहुत ज्यादा एडवांस क्वेरी नहीं लगा रहे हैं, अगर हमें वैसी चीजों की जरूरत पड़ती है तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे,
तो ऐसी चीजों की भी जरूरत पड़ती है जब हमें बहुत लाइट वेट काम करना होता है, हमारा फाइल से ही काम चल जाता है, तो इसलिए हम काम करते हैं। अब आप खुद सोचो कि ये डेटा जितना भी है वो कैसा डेटा होना चाहिए। ये ऐसा डेटा होना चाहिए दिखे तो सही, जो दिखे तो सही आपको। तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा ऐसा है कि हम अपना कुछ ऐसा ले लें जो दिखे। तो इमेज फाइल के लिए एक्चुअल में इमेज फाइल के लिए बनाई नहीं है, इमेज फाइल के लिए तो फिर अलग हम यूज करेंगे। तो एक्चुअल में ये टेक्स्ट फाइल के लिए बना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम इमेज फाइल को रीड करते हैं तो क्या होता है। तो देखो ये बताएगा आपको फाइल का नाम, ये बता देगा फाइल का नाम। मान लो आपने अभी तो एक ही फाइल ओपन की है, मान लो आपने एक बड़ा सा कोड लिखा और आपने अब 10-15 फाइल ओपन कर दी। अब 10-15 फाइल ओपन कर दी तो एफपी जो होगा, एफपी का नाम एफपी तो होगा नहीं सब में, किसी का नाम fp1 fp2 fp3 f4 fp5 ऐसी 15 नाम ले लोगे। तो आप कभी पता करना चाहते हो कि fp12 कौन सी फाइल है, fp10 कौन सी फाइल है, fp9 कौन सी फाइल है। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली देखो, या तो आप मैनुअली देखो। आप 200 लाइन का कोड है या 1000 लाइन का कोड है, 1000 लाइन का कोड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मैंने फाइल ओपन की थी। या तो ढूंढ के पता लगाओ कि भाई F12 है तो F12 इस फाइल के लिए था। लेकिन आपको इतना काम नहीं करना है, आप मैनुअली काम नहीं करोगे। आप तो लिखोगे क्या, fp12 डॉट नेम। तो ये आपको क्या बता देगा, ये आपको वहीं पे बता देगा कि भाई ये वाली फाइल ये है। ठीक है, ये वाली फाइल का मोड क्या है, किस मोड में ये फाइल ओपन हुई थी, रीड मोड में, राइट मोड में, किस मोड में, तो वो भी बता देगा। ये फाइल बंद हो चुकी है या खुली हुई है, क्लोज्ड है या नहीं है, क्लोज्ड है तो ट्रू और नहीं है क्लोज तो फॉल्स। तो ये मोड आपको ये चीजें बताते हैं। ठीक है, तो जब हम 200-300 लाइन का कोड लिख रहे हैं तो हमें ऊपर नीचे ये जाने की जरूरत नहीं है, मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है। और मैनुअली के साथ साथ क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज ये भी है कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं, हम उस चीज को देख पा रहे हैं। कभी कभी हमें यूजर को भी दिखाना होता है, तो यूजर को तो पता चले, तो यूजर को पता करने के लिए फिर वही आप क्या दोगे, यही दोगे एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स देते हैं। तो देखो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, आप सर देख। क्लोज्ड में क्या था? क्लोज में ये बताएगा कि फाइल क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो ट्रू है, और नहीं हुई है तो फॉल्स है। ठीक है, तो आप देखो यस इस सर। एग्जाम्पल में मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है, तो क्लोज नहीं हुई है, तो क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स किस मोड में ओपन हुई है, रीड मोड में ओपन हुई है। ठीक है, फाइल का नाम a.txt। क्लियर है, यस यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करें। ठीक है, तो टॉपिक्स आपके सारे ये हो गए हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था, आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए थे, मैंने व्हाट्सएप किया था मैंने। ठीक है, तो उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक फाइल में क्या कर रखा है, नंबर्स लिख रखे हैं। ठीक है, और उसको आपको क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, ट्राई किया है किसी ने, अभी तो नहीं सर। अभी नहीं किया है प्रोग्राम्स करना। ठीक है, चलो मैं ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम, मान लो ये फाइल है। अब इसमें सब कुछ नंबर्स लिखे हैं, लेकिन नंबर्स तो भले ही लिखे हैं लेकिन है तो ये स्ट्रिंग ही। तो ये कंटेंट है आपकी फाइल का, ये कंटेंट है फाइल का। आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है हर एक लाइन का मीन क्या है, हर एक लाइन में जो नंबर्स हैं उनका मीन क्या है। तो किस तरीके से करेंगे भाई, मैं फाइल को रीड करूंगा, फाइल को लाइन को रिट्रीव करेंगे लाइन से सर, तो लिस्ट मिलेंगी। लिस्ट एग्जैक्टली से हम लिस्ट से बिल्कुल, वो कर लेंगे इंटीजर में कन्वर्ट, उसके बाद मीन निकाल लेंगे। हर यस लिस्ट यस, के मतलब ये लिस्ट होंगी जो नेस्टेड होंगी वो, तो हाँ लिस्ट के इंडेक्स हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हो रीड लाइन फंक्शन लगाया। ठीक है, रीड लाइन फंक्शन लगाया। अच्छा, रीड लाइन फंक्शन से आप पहले देखो आता क्या है, आपको आपको अच्छे से पता है कि आता क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जब मैंने रीड लाइन फंक्शन लगाया तो देखो ये आउटपुट आ रहा है। देखो, नोटिस करो, नोटिस करो। ठीक है, तो शायद ने ठीक बताया कि ऐसे ही करेंगे।
लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत करेगी, एक चीज दिक्कत करेगी, ये स्लैश एन दिक्कत करेगा, ये स्लैश एन दिक्कत करेगा, ये स्लैश एन आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये आउटपुट दिखाया है। अब ये लाइंस तो आ गई है, सारी लाइंस आ चुकी है मेरे पास, लेकिन ये स्लैश एन आ रहा है, स्लैश एन का क्या करें? तो मैं क्या करूंगा, जो -1 वाला है उसमें हम वो लगा देंगे, जो स्प्लिटिंग के लिए कूलन लगाते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो मैं लूप लगाऊंगा, बिल्कुल ठीक कहा शायद ने, ठीक है। तो फॉर आई इन एल, एल में लगाया मैंने लूप, ठीक है। यानी कि आई के अंदर हर एक लाइन आएगी। अब हर एक लाइन जो आ रही है मेरे काम का क्या नहीं है, मेरे काम का स्लैश एन नहीं है, और स्लैश एन जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में एक ही कैरेक्टर है। आपको स्लैश और एन अलग अलग दिख रहे होंगे, स्लैश अलग एन अलग, लेकिन एक्चुअल में स्लैश एन क्या होता है, आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा है, स्लैश एन इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि स्लैश एन इज अ न्यू लाइन स्ट्रिंग, कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्लैश एन इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो एक सिंगल कैरेक्टर है, देखने में आपको दो लग रहे हो लेकिन है ये एक ही कैरेक्टर, ठीक है। तो आई के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग आ चुकी है, इसमें से मुझे आखिरी वाला हटाना है। तो अब क्योंकि तो आई आई क्या है, आई का डेटा टाइप क्या है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ आई? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में मैं स्लाइसिंग लगा सकता हूं, यस सर। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या मतलब हुआ इसका, कौन सा कैरेक्टर छूटेगा? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला कैरेक्टर छूट जाएगा, लास्ट वाला कैरेक्टर छूट जाएगा। वही -1 का मतलब क्या है, लास्ट एलिमेंट, लास्ट, और क्योंकि लास्ट अपर बाउंड क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, तो कहां तक जाएगा, सेकंड लास्ट तक जाएगा, ठीक है। कहां तक जाएगा, सेकंड लास्ट तक जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से पता है। तो लास्ट एलिमेंट छूट जाएगा, तो स्लैश एन हट गया, स्लैश एन हट गया। अब स्लैश एन हट गया तो आपके पास क्या मिला, आपको मिला, अगर मैं इसी के एग्जांपल की बात करूं तो ये मिला 12, ये मिला 45 और ये मिला 63। लेकिन है तो अभी भी स्ट्रिंग, है तो अभी भी स्ट्रिंग, सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ स्लैश एन हटा है। अब मैं क्या इस पे स्प्लिट फंक्शन नहीं लगा सकता क्या? लगा सकते हैं ना, कि आप स्प्लिट फंक्शन भी लगाओ और उसे इंटीजर में कन्वर्ट भी करो, क्योंकि आप मीन निकालना है, मीन निकालना है तो इसको इंटीजर में भी बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास लिस्ट मैप है तो है, ये काम लिस्ट मैप करेगा ना, लिस्ट मैप एंड। अब इनपुट की जगह इनपुट तो चाहिए नहीं, आई है ना हमारे पास, आई डॉट स्प्लिट, स्प्लिट। बस हो गया, ये मिल गई हमें लिस्ट। लिस्ट में होंगे सारे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किस तरीके से होंगे, देखो ऐसे ही तो होंगे, 12 अलग होगा, 45 अलग होगा, 63 अलग होगा, और क्योंकि लिस्ट बन रही है तो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगा, ठीक है। आप देखना चाहते हो देख लो, प्रिंट करा देता हूं मैं, आप प्रिंट करा दिया मैंने लिस्ट को, आप देख लो। जब मैं ये चलाऊंगा तो देखो, आप देखो आ गया 12, 45, 63, ये आ गया, फिर 42, 32, ये सब नंबर्स हैं, ये अब स्ट्रिंग नहीं रहे, ये नंबर्स हैं। और एक बार अगर नंबर आ गए फिर तो कुछ है ही नहीं है, आपको मीन ही तो निकालना था भाई। मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई टोटल, सम अपॉन नंबर। यस सर। हाँ। तो सम किसका निकालना है, लिस्ट के एलिमेंट का, तो कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं है, सम नाम का फंक्शन है तो यस है। सर। यस सर। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो LEN ऑफ L, हो गया ना काम, निकल तो आया एवरेज, निकल आया एवरेज। एवरेज जैसे ही निकला मैंने तुरंत क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। यही तो मुझे करना था, यही तो मुझे करना था, हो गया, ठीक है। इस प्रिंट को चाहो तो आप हटा दो, आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं लगाना चाहते छोड़ दो। तो देखो, ठीक है, तो इसको मैं चलाता हूँ तो देखो बिल्कुल ठीक आएगा, देखो आ गया। देखो लास्ट वाला देख लो, 12 और 2, ठीक है 14, 14 हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7, तो आ तो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एवरेज आ चुका है। सर हाँ सर, जो लास्ट वाली लाइन आएगी उसमें तो 12, 28 है, तो वो 2 हाँ हो गया ना 28 का, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि ठीक 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 एक ठीक ठीक, माइनस हो गया ना अच्छा सर। अच्छा, ये नंबर, हाँ ये नंबर बिल्कुल ठीक।
ठीक है। अब देखो हाँ ये बात और है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारा स्लैशन हर एक लाइन में है लेकिन आखिरी लाइन में नहीं है। ठीक है, आखिरी लाइन में नहीं है। तो देखो अब इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो आप हर एक वाली लाइन में स्लैश एन होना चाहिए, या तो हर एक लाइन में स्लैश एन होना चाहिए। तो या तो आपकी फाइल में मैनुअली आप स्लैश एन करो इसमें, अगर मैं मैनुअली कर देता हूं, मान लो ये मैनुअली कर दिया मान लो, ठीक है, और मैंने प्रोग्राम को किया दोबारा से रन, तो आपका देखो यहाँ पे स्लैश एन आ चुका है लिस्ट में। ये देखो ओरिजिनल लिस्ट पहला वाला जो आउटपुट है, ठीक है, इसको मैं फ्रेश विंडो पे रन करके दिखाता हूँ। इफ लगा देंगे सर, कंडीशनल हाँ स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो या तो हम ये काम करेंगे, अब देखो इसमें स्लैश एन हर एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, हर एक लाइन में आ रहा है। या तो आप ये काम करो, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप वैसा ही बना रहने देना चाहते हो, ठीक है, तो मैं वैसा ही बना रहने दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर वेरीफाई कर लेता हूँ कि स्लैश एन हट गया या नहीं हट गया। तो हट चुका है, बिल्कुल हट चुका है स्लैश एन। तो इसमें सारी लाइंस में स्लैश एन है, बस आखिरी में नहीं है। तो इसमें हम कंडीशन लगा देंगे, बिल्कुल ठीक कहा, इसमें हम कंडीशन लगा देंगे। तो हम ऐसा लूप चलाएंगे कि जब भी ये i इक्वल टू i माइनस 1 है, ये किस किस के लिए चले बताओ, ये किस किस के लिए चलना चाहिए? L minus जिसमें 1 स्लैश एन है। यस, इट शुड रन टिल सेकेंड लास्ट एलिमेंट। कब कहां तक चलना चाहिए ये वाला स्टेटमेंट? सेकेंड minus लास्ट एलिमेंट, आखिरी के लिए ये ना चले, आखिरी के लिए ना चले, तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं इफ एल्स में डाल देता हूं, इसको मैं इफ एल्स में डाल देता हूं। तो इफ, ठीक है, क्या होगा उसको हम बाद में देख लेते हैं, अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो छोड़ दो, क्योंकि वो भी क्या है, अगर इसमें गया ही नहीं तो आई आई ही रहा। ठीक है, आई आई ही रहा। ठीक है, तो एल्स लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो छोड़ दो। अब देखो इसमें कंडीशन क्या लिखनी है भाई, अब इसमें आपको कुछ ऐसा सोचना है जिसमें ये पता चल जाए कि सेकंड लास्ट है या नहीं। ठीक है, तो सोचो। सर आई का इंडेक्स लगा देंगे सर। आई का इंडेक्स लगा दो, देखो दो इसमें भी बहुत सारे आई काम का कर, इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट वाला कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो इसमें हम बहुत काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमने ऊपर लिस्ट पता की थी, ठीक है, जो हमने ऊपर लिस्ट पता की थी, तो इस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि लेंथ अगर मैं ऊपर फाइंड कर लेता हूँ, लेंथ अगर मैं ऊपर फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, मान लो मैं एन, एन दे देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ क्या आएगी, आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि आउटपुट में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसका आउटपुट मैंने हटा दिया, चलो मैं दोबारा से रन करता हूँ। और ये कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखनी पड़ेगी, अभी मैं ट्रू ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक्चुअल स्टेटमेंट लिखा नहीं है, मैं आउटपुट से आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिस्ट की लेंथ है, तो लिस्ट की जो भी लेंथ है, कितनी आई, 1 2 3, तीन लेंथ है, तीन ही लाइन है मेरे पास, तीन ही लाइन है। ठीक है, तो n हुआ हमारा 3 हुआ। तो अब यहां मुझे कहा किस इंडेक्स तक जाना है, 1 इंडेक्स तक जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं कि आई या आई, अच्छा आई हमारा जो आ रहा है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इंडेक्स बनाने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इंडेक्स बना देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स बनाने के बाद आपको एक दो काम और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे चलता हूं तो आई में अब इंडेक्स आएगा, आई में इंडेक्स आएगा, तो बताओ क्या क्या इंडेक्स आएंगे, 0 1 2 आएंगे, क्योंकि तीन ही लाइन तो है, तीन ही लाइन है। तो 0 1 के लिए तो ये काम करे और 2 के लिए काम ना करे, तो 0 1 के लिए काम करे तो आप क्या दोगे कि आई की जो वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए n माइनस 1 के। देखो सोचो, आपको सही है ये सर। है ना, सही है ये भाई, सबके लिए चलाना है, आखिरी के लिए नहीं चलाना है। आप खुद सोचो, तीन लाइन है तो क्या आएगा इंडेक्स, 0 1 2 आएगा, तो 0 1 के लिए चलाना है, आखिरी के लिए नहीं चलाना है। तो n की वैल्यू है 3 माइनस 1 2, तो ये हुआ 2, और i की वैल्यू आएगी 0 1, तो 0 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे ठीक हो गया, लेकिन अभी इधर चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि i अब सर इंडेक्स लगाने पड़ेंगे yes, सब तो में।
यस, तो आई की जगह एल आई लिखना पड़ेगा, आई की जगह एल आई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एल आई कर दिया, ठीक है। और कहीं चेंजेस करने हैं क्या? नहीं, और कहीं नहीं करने हैं, और कहीं नहीं करने हैं, ठीक है। दैट्स इट, हो गया ना प्रोग्राम, हो गया, चला देते हैं। देखो अभी देखो कहाँ गड़बड़ है, इंट ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे हमने नहीं किया, यहाँ पे हमने चेंजेस नहीं किए, ये भी आई भी तो एल आई बनेगा, एल आई बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, एल आई बनेगा, आई इंडेक्स, आई में लगाना है हमें, ठीक है। आई हमारा क्या है, आई हमारा इंडेक्स है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, आई इंडेक्स, तो यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपने जो पहले लिखा था हम्म, उसी में केवल इतना चेंज कर दे कि लिस्ट कब में जो आई ले रहे हैं अपन लोग, आई डॉट मतलब एल इंडेक्स यस सर, एलिमेंट आई जो है वो अनइक्वल टू 3 के माइनस इक्वल नहीं वन, होनी चाहिए, ये कर देते तब भी हो जाता। अनइक्वल टू हाँ माइनस वन हाँ कर दे बस। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलो अभी इसी को कर लेते हैं, अभी इस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई में आ रहा है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स आ रहा है तो उस इंडेक्स को मैं उठाऊंगा। अच्छा, उस इंडेक्स को उठाने के बाद यहाँ पे डबल स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एल आई क्या हो जाएगा, एल आई इक्वल्स टू वॉट, एल आई एक नया नाम दे देते हैं इसको, है ना। इसको एक नया, नहीं नया नाम देंगे तो फिर गड़बड़, आई ही दे देते हैं, नहीं आई नहीं, एल आई देना पड़ेगा, एल आई। और क्या करना पड़ेगा, एल आई, ये एल रहेगा, ये एल रहेगा, ये आई रहेगा, और उसका आखिरी एलिमेंट उठाना है, ठीक है। तो -1, ये ठीक है, चलाते हैं सर। देखो आ गया, आ गया। फ्रेश विंडो पे रन करता हूँ मैं, यस सर। है ना, फ्रेश पे रन कर लेते हैं। देखो ठीक है, आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। देखो देख सकते हो 1228 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको सोचना है, आप और आसान सोच सकते हो, आसान सोच सकते हो, क्योंकि देखो आई आई क्या इंडेक्स है, तो एल आई क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो एल आई इज एक्चुअली ए स्ट्रिंग, एल आई इज एक्चुअली ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग है, और ये एल आई पूरी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पे मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आपको और लगता है कि दूसरी तरीके से हो जाएगा, आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एवरेज निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से कुछ भी रीड करा सकते हैं, हमें जैसा डेटा रीड कराना है वैसा डेटा रीड करा सकते हैं। कोई मेरे को बोले कि ये फाइल का जो कंटेंट है वो ऐसे नहीं ऐसे है, तो भाई कॉमा सेपरेटेड है, क्या दिक्कत है भाई, यहाँ कॉमा सेपरेटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें, डिलिमिटरी तो बदलेगा। ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, यहाँ डिलिमिटर आ जाएगा, क्या है, कॉमा, कॉमा आ गया, तो इसको चला दो तब भी वही आएगा, तब भी आउटपुट वही आएगा, देखो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, इस तरीके से फाइल हैंडलिंग से हम डेटा रीड करते हैं। अब यही जो आउटपुट आया है, अब मान लो ये आउटपुट आया है एवरेज एवरेज एवरेज, अभी देखो एवरेज कितना आया है, 40 आया है, फिर एवरेज कितना आया है, 325 आया है, 325.6, फिर एवरेज आया है 20। अब ये कहाँ पर प्रिंट कर रहे हो आप, ये कहाँ प्रिंट हुआ है, कंसोल पे हुआ है। कोई कहता है कि कंसोल पे प्रिंट मत करो, एक फाइल पर राइट करो, तो कर दो, क्या दिक्कत है। यहाँ से मैं कंसोल पे ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट हटाऊंगा, और एफ पी डॉट क्या करूंगा, राइट कर दूंगा। अब एफ पी क्योंकि रीड रीड इधर से कर रहे हैं, राइट किसी और में करेंगे, तो एफ पी मैंने FP1 लिखा, और एक फाइल मैंने बना दी जिसमें मैं सारे रिजल्ट्स लिखूंगा। तो मैंने फाइल का नाम दे दिया, मान लो रिजल्ट डॉट फाइल, रिजल्ट डॉट टी एक्स टी, रिजल्ट डॉट टी एक्स टी, और ये हो गया FP2, FP2। तो FP2 में जाके राइट सर कर दो। मोड बदल दीजिए उसका। हाँ मोड बदल देंगे तो मोड हो जाएगा राइट, ठीक है। अब बताओ क्या स्टेटमेंट लिखूं, मेरे को ये बताओ, क्या लिखूंगा बताओ मेरे को। एवरेज लिखना। FP डॉट राइट, राइट राइट के आगे क्या लिखूं बताओ, एवरेज लिखने हैं सिर्फ मेरे को, क्या लिखूं, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट,
फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ। इतना टाइम, बोलो क्या हुआ, आवाज आ रही है ना मेरी? सर मेरे पास शोर हो रहा है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, हाँ बताओ बताओ क्या आएगा। सर राइट, आप एवरेज तो लगाएंगे ही और साथ में अपेंड भी लगाएंगे सर। नहीं, और बताओ। सर दोबारा बोलना, क्या बताना है? ये बता रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा? एवरेज सिलेस एवरेज, एबीजी, प्लस एन। एबीजी, एबीजी। सर पहले एवरेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे यस 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 तो यस, उसके बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ही याद रखनी है। ठीक है, ओके सर। एवरेज फ्लोट में है, फ्लोट को बदल दो स्ट्रिंग में। अब आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पे लगा दो स्लैश n। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, इसी बात को याद रखना है। ठीक है, और फाइल दोनों दोनों जो ओपन की थी दोनों को कर दो क्लोज, दोनों को कर दो क्लोज। नाउ माय जॉब इज डन। अब ये कंसोल पे प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कराना चाहता। मैं यहाँ से भी इसको कमेंट बना दिया, इसमें भी कमेंट बना दिया, और मैं यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, एवरेज इज कैलकुलेटेड and written in the file result.txt। ठीक है, ये मैंने एक अच्छा सा मैसेज लिख दिया कि एवरेज कैलकुलेट हो चुके हैं और आपका जो है, ठीक है, रिजल्ट वो राइट हो चुका है result.txt। तो ये प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम चल गया। fp.not-defined, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसको कर देंगे fp1। ठीक है, तो जहां जहां ऐसा था और कहीं पर भी ऐसा नहीं था। ठीक है, ये चलाते हैं और देखो, इसको मैंने रन किया, ये फ्रेश विंडो पे रन हुआ और आपका एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गया, यस एवरेज इज कैलकुलेटेड एंड रिटन इन द फाइल result.txt। तो देखते हैं कि भाई लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो देखो, result.txt नाम की फाइल बन चुकी है और इसके अंदर एवरेज आ चुका है 40, 325, 20। आपको याद होगा कि यही रिजल्ट आ रहे थे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो, वो राइट कहीं पर भी कंसोल पे प्रिंट करा सकता है, फाइल पे राइट करा सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, ऐसे ही इनपुट वो फाइल से ले सकता है, ठीक है, कंसोल से ले सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, तो आपको चारों ही तरीके आने चाहिए। मतलब इनपुट कराता है तो दोनों तरीके आने चाहिए, फाइल से भी। देखो, कंसोल से तो इनपुट आप ले ही लेते हो, कंसोल से तो इनपुट ले ही लेते हो, फाइल से इनपुट लेना आना चाहिए। ऐसे ही कंसोल पे तो आप प्रिंट कर ही देते हो, फाइल पे प्रिंट करना आना चाहिए। तो इस चारों में से वो कुछ भी करा सकता है। वो ये कह सकता है कि आप कंसोल से ही इनपुट लो, कंसोल से ही, कंसोल पर ही आउटपुट दो। तो ये तो हम पहले करते आए हैं ना, ये तो बिना, ये इसमें तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो कितने वेरिएशन हो जाएंगे, मतलब कंसोल कंसोल, अगर एक मैं इनपुट के लिए लूं और एक मैं आउटपुट के लिए, तो कंसोल कंसोल। ठीक है, तो इसमें फाइल हैंडलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक हो सकता है फाइल से ही इनपुट लेना है और फाइल पर ही राइट करना है। ठीक है, तो फाइल फाइल। एक ये हो सकता है कि मैं ऑर्डरिंग अगर लिख दूं, ये इनपुट के लिए है, इनपुट इनपुट, और दूसरा जो मैं ले रहा हूं वो आउटपुट के लिए ले रहा हूं। ठीक है, तो कंसोल पे इनपुट, कंसोल पर आउटपुट। ठीक है, फाइल पर फाइल से इनपुट, फाइल पर आउटपुट। ठीक है, कंसोल से इनपुट और फाइल पर आउटपुट, फाइल से इनपुट और कंसोल पे आउटपुट, कुछ भी करा सकते हो आप। ठीक है,
बस इतना याद रखना है कि जब भी हम फाइल पे राइट करते हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना चाहिए। आपने जो दुनिया भर की कैलकुलेशन की है, आप कैलकुलेशन करने के बाद उसको स्ट्रिंग में जरूर बदलो, अगर न्यूमेरिक कैलकुलेशन की है तो। ठीक है, अगर न्यूमेरिक कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स करना, कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। सिलेबस आपका सेकेंड मॉड्यूल खत्म हो चुका है और आपका ये सेकेंड सेमेस्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। कोई डाउट है पूछ सकते हो अभी, ठीक है, बताओ। यस, कोई डाउट? सर थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों का क्या स्टार्ट होगा? थर्ड सेमेस्टर में आपकी जावा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग आपको करनी है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो जावा पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको डीबीएमएस बताया, डीबीएमएस हो सकता है डीबीएमएस भी हो, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि डीबीएमएस होगा कि नहीं होगा अभी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। थर्ड या फोर्थ किसी एक में है, ठीक है। लेकिन जावा आपका कंफर्म है, जावा आपका थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। तो जावा पे आपको फोकस करना है, जावा आपको अच्छे से पढ़नी है, जावा, पाइथन, सी, ठीक है। सी अगर देखें तो ठीक है, लेकिन जावा और पाइथन आपको दोनों ही अच्छे से कर लेनी है ना। देखो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कभी भी काम नहीं चलने वाला, है ना। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कभी भी काम नहीं चलेगा। कम से कम आपके पास जावा और पाइथन आपके कोर्स करिकुलम में है, आपको दोनों, ठीक है, ये दोनों अच्छे से कर लेनी है ना। पाइथन भी, और ठीक है, पाइथन आपको जगह जगह पर काम आएगी। आप अगर आगे वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो अगर जेंगो पे काम करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में, जेंगो, तो जेंगो आप तभी कर पाओगे, ठीक है, जब आप पाइथन आपको अच्छे से आती हो, ठीक है। तो वहां जाना है, फिर प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स, इमेज वीडियो प्रोसेसिंग। और इमेज प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं है, हजारों चीजें हैं उसमें, मतलब हम कितना काम कर सकते हैं। कार नंबर डिटेक्शन, डिसीज डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, फेस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। किसी को चेहरे को रीड करना है, फेस को रीड करना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डेटा पर आपको काम करना है, सब पाइथन में ही चलना है, ठीक है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, इतना सारा काम है, वो सब पाइथन पे कर सकते हो। तो पाइथन और जावा दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो सर थर्ड सेमेस्टर में जाओ। सर जीएल में सी प्लस प्लस नहीं, सी प्लस प्लस नहीं है, सी प्लस प्लस नहीं है। सी प्लस प्लस, देखो, सी प्लस प्लस इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, है ना, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंपनीज आपकी बहुत ज्यादा नहीं है जो सी प्लस प्लस पे काम करती है ना। सी प्लस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए नहीं है कि आपको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी कंपनी की, कि ये कंपनी आ रही है वो सी प्लस प्लस मांग रही है, ये कंपनी आ रही है सी प्लस प्लस, आप कभी ऐसा सुनोगे नहीं, है ना। आप ज्यादातर सुनोगे कि जावा मांग रही है, या फुल स्टैक मांग रही है, या पाइथन में मशीन लर्निंग पे काम करना आना चाहिए, इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना आना चाहिए, पाइथन आनी चाहिए। इन पे आप देखोगे, कभी कंपनी ऐसे नहीं आएगी कि, मतलब आ भी गई तो कितनी आएंगी, अगर आ भी गई तो मुश्किल से एक कंपनी, दो कंपनी, मुश्किल से एक कंपनी, दो कंपनी मिलेगी। आप अपने आसपास में, या आपके जो ब्रदर्स वगैरह है, आप कहीं, ठीक है, जो जान पहचान में है, आप पूछो वो किस पे काम कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी देखना, है ना। ज्यादातर भाई जैसे टीसीएस है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है ना, ये एक्सेंचर है, ये कंपनीज जो है, ठीक है, आपको ज्यादातर ऐसे पाइथन है, जावा है, इन पे काम करते हुए मिलेगी, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट में तो रिएक्ट है, जेएस है, व्यू जेएस है, नोड जेएस है, इस पे काम करते हैं, ठीक है। सी सी प्लस प्लस आपको कम कंपनी कम मिलेंगी, लेकिन काम अभी भी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज आपको कम मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काम आपको जावा पाइथन पे ही करना है, ठीक है। सी पे इतना काम करना है कि हाँ, सी फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है।
तो आप उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो। क्योंकि सी अच्छी है तो आप देखोगे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर है, डाटा प्रोग्रामिंग है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपकी अगर सी अच्छी है तभी आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। आप कई जैसे मान लो कोई गेट की तैयारी करता है, आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट की तैयारी में आप देखो कि सी प्रोग्रामिंग भी है, डेटा स्ट्रक्चर भी है और डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, तो और वो तीनों आपके सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो गेट की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो उसे ये सी प्रोग्रामिंग अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ही आपका क्या है, अगर आप सी प्रोग्रामिंग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है ना। कोई भी कंपनी आती है टेक्निकल इंटरव्यू या टेक्निकल इंटरव्यू पूछ सकती है या एप्टीट्यूड में भी पूछ लेती है, एप्टीट्यूड में भी टेक्निकल आता है, ठीक है, तो वहां क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग के ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोडिंग कंपटीशन कराएगा, 2 प्रोग्राम दे देगा या 1 प्रोग्राम दे देगा या 3 प्रोग्राम दे देगा और मान लो आपको 2 घंटे का टाइम दे दे, तो उसमें वो प्रोग्रामिंग कराएगा, वो आप उसमें वो चॉइस दे देता है, आप जिसमें करना चाहते हो उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब पूरे आप खुद सोचो पूरे 8 सेमेस्टर में आप अगर 3-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं करोगे तो फिर, है ना, फिर वो सही नहीं है ना, क्योंकि 8 सेमेस्टर का मतलब है 8 सेमेस्टर में आप 3-4 प्रोग्रामिंग आप कर लो, तो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है और आगे जाके आप, ठीक है, किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, पाइथन को और एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो 8 सेमेस्टर में से कम 4 चीजें आपको ऐसी सीख लेनी है, ठीक है। और आप अगर प्लेसमेंट आपको जब कंपनी वगैरह में जाओगे तो आप पता नहीं क्या क्या सीखोगे, है ना, इतनी चीजें सीखोगे, मतलब ये समझ लो कि पहले साल में ही आपको इतनी चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां पर मतलब सीखते ही जाना है। 5 साल बाद 10 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी होगी कुछ नहीं पता, कौन सी लैंग्वेज चलेगी कुछ नहीं पता, है ना। मान लो कुछ और लगे, कोई कॉटलिन पे काम कर रहा है, ठीक है, गो पर काम कर रहा है, इन लैंग्वेज के नाम भी आपने सुने होंगे, है ना, कॉटलिन है, गो है ना, ऐसी भी लैंग्वेज, आर लैंग्वेज है, इन पे भी काम हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इन पे अभी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कॉटलिन, आर प्रोग्रामिंग, गो लैंग्वेज आपको जाने की जरूरत नहीं है जब तक कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी के अंदर वो आपसे ना बोले कि इस पे काम करना है, वो अगर कहेगा तब आप सीखो, ठीक है, वरना आपको ये सीखने की जरूरत नहीं है। क्या सीखने की जरूरत है, आप जावा सीखो, पाइथन सीखो, सी सीखो, ठीक है, आगे जाना चाहते हो फुल स्टैक सीखो, ठीक है, मशीन लर्निंग सीखो, इन पे काम करो, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे नहीं मैं कॉटलिन कर लूँ, गो कर लूँ, है ना, ये कर लूँ ना, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8 सेमेस्टर बीटेक में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीटेक कोर्स करिकुलम में जो 8 सेमेस्टर है इसमें बिल्कुल भी ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ इन्हीं पे फोकस करो, जावा को अच्छा करो, सी को अच्छा करो, पाइथन को अच्छा करो, ठीक है। और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके 3rd ईयर में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको आप बनाने के अच्छे से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। तो अच्छा, एकेडमिक कैलेंडर भी आ गया है, आपने देख लिया होगा, है ना। क्लासेस तुम्हारी कब से स्टार्ट है? 11 से सर। अच्छा, 11 से ही स्टार्ट है ना, तो ब्रेक बहुत ज्यादा नहीं है ना, ब्रेक वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिला है, ठीक सर, है। सर ऑफलाइन ऑनलाइन? अभी तो ऑनलाइन ही चलेगा, देखो आगे क्या सिचुएशन रहती है। अभी क्या है, अभी तो पूरा 1 महीना है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, पता चले 1 महीने बाद क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू ऑल, ठीक है। थैंक यू सर। 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 ओके, वेलकम।